हेलो। लास्ट क्लास के अंदर अपन ने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का मैट्रिक्स मेथड डिस्कस किया था फ्रेंड, और एक हमने मेथड और देखा था कि डायरेक्टली हम भी उसको सॉल्व कर सकते हैं, और मैट्रिक्स मेथड भी हमने देख लिया था जिसको हम बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर काफी ज्यादा यूज करेंगे। फ्रेंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट रूल, क्रैमर्स रूल। जो क्रैमर्स मैथमेटिशियन थे इन्होंने एक रूल दिया था, यूजिंग दिस रूल वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इसके रूल के थ्रू भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और ये रूल हमारे कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैट्रिक्स मेथड था वो हम बोर्ड क्लासेस के अंदर यूज करेंगे, मोस्टली इसको बोर्ड की जो एग्जामिनेशन है वहां पर क्रैमर रूल हम यूज नहीं करने वाले। तो वहां पर हम कौन सा रूल यूज करेंगे, वहां पर कौन सा मेथड यूज करेंगे हम फाइंड आउट करने का, मैट्रिक्स मेथड। बट फ्रेंड कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए हम कौन सा वाला रूल अप्लाई करेंगे जिसके थ्रू हम सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सके, या कंसिस्टेंसी या इनकंसिस्टेंसी पे कमेंट कर सके, क्रैमर रूल्स फ्रेंड। तो ये कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर योर कंपटीशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। बिकॉज जब आप लास्ट ईयर के क्वेश्चंस देखोगे जेई के, तो वहां पर आप देखोगे कि काफी ज्यादा क्वेश्चंस क्रैमर रूल के ऊपर बेस आए हुए हैं। तो जो मैट्रिक्स के अंदर, जो डिटर्मिनेंट्स के अंदर मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है क्रैमर रूल, है ना। जो एप्लीकेशन वाला पार्ट होता है, मैंने पहले भी कहा था, वो इंपॉर्टेंट होता है हर चैप्टर का, और क्रैमर्स रूल के थ्रू आप एप्लीकेशन वाला पार्ट कैसे करोगे इसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड हमारे पास जैसे 3 वेरिएबल के लिए मैं बात करूं तो एक सिस्टम है a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। तो फ्रेंड ये जो हमारे पास सिस्टम है ना, 3 वेरिएबल के अंदर लीनियर इक्वेशन का एक सिस्टम है। तो इसको सॉल्व करने का हमने मैट्रिक्स मेथड देखा था, ax इक्वल टू b फॉर्म में लिखा था। आज हम क्रैमर्स रूल के थ्रू देखने वाले हैं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो फ्रेंड क्रैमर मैथमेटिशियन ने क्या कहा कि ये जो आपका सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, एक एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई करेगा, और उससे आप डायरेक्टली एक्स वाई जेड की वैल्यू बता सकते हो। तो फ्रेंड वो एक्सप्रेशन क्या है? वो एक्सप्रेशन है आपके पास x अपॉन d1 इक्वल टू y अपॉन d2 इक्वल टू z अपॉन d3 इक्वल टू 1/d। तो फ्रेंड इस एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई करेगा, एक्स वाई जेड की जो वैल्यू है आपका, जो सिस्टम का सॉल्यूशन है वो इस एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ से आपके पास एक्स वाई जेड की डायरेक्ट वैल्यू निकल के आ जाएगी। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से आपके पास d1/d, वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास d2/d, और जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास d3/d। ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ से जो आप पहले आप एक्स वाई जेड के लिए एक लंबा प्रोसीजर करते थे, वो नहीं करके आपको सीधा एक्स वाई जेड की वैल्यू कैसे मिल जाएगी आपको, x इक्वल टू d1/d होगा, y इक्वल टू d2/d होगा, और z इक्वल टू d3/d होगा। अब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है सर कि यहाँ पर d1 d, d2 d, d3 d क्या है। तो फ्रेंड d1 d2 क्या है यहाँ पर, इसको एक बार देख लेते हैं। फ्रेंड यहाँ पर d क्या है? d है आपका ये जो कोफिशिएंट है ना, कोफिशिएंट किसके, वेरिएबल की कोफिशिएंट है, इसका दिया मैट्रिक्स बनाओ, उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होगा आपका, डी होगा। कौन सा डिटरमिनेंट होगा? जो कोफिशिएंट से बनने वाला होगा ना, वेरिएबल्स के जो कोफिशिएंट है इससे बनने वाला जो डिटरमिनेंट होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी आपकी, डी होगी। a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3। अच्छा d1 क्या होगा फ्रेंड? d1 कैसे मिलेगा आपको? देखो आपको क्या करना है, जो a1 a2 a3 है ना, इसको कांस्टेंट से रिप्लेस कर देना है। यहाँ पर इसको इसके जो कांस्टेंट आ जाएंगे d1 d2 d3, और जो 2 है उसको एज इट इज रख देना है, b1 b2 b3 c1 c2 c3। अच्छा सिमिलरली आपके पास यहाँ पर d2 क्या हो जाएगा? अब देखो d1 फाइंड आउट करने के लिए क्या करा आपने, फर्स्ट कॉलम को हाइड किया और उसकी जगह कांस्टेंट लिख दिए। ठीक है, जब आपको d2 फाइंड आउट करना है तो क्या करना है आपको, सेकंड कॉलम को हाइड करना है, सेकंड कॉलम को हाइड करना है, और बाकी दोनों कॉलम एज इट इज लिख देने, a1 b1 c1 d1 d2 d3 c1 c2 c3। ठीक है, मतलब d1 क्या है आपका, जो x कोफिशिएंट है उसको आपने चेंज कर दिया, उसकी जगह कांस्टेंट टर्म आ गया, y और z कोफिशिएंट एज इट इज। जो आपका d2 है उसमें क्या करा आपने, x और z के कोफिशिएंट एज इट इज लिख दिए, जो y के कोफिशिएंट है उसकी जगह एब्सोल्यूट टर्म आ गई। सिमिलरली जब आपको d3 लिखना है तो d3 में क्या हो जाएगा बोलो, x कोफिशिएंट एज इट इज a1 b1 c1 a2 b2 c2, और अब जो है z के कोफिशिएंट की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पर आपके पास d1 d2
d3। ठीक है फ्रेंड, तो ये आप इनकी वैल्यू फाइंड आउट करके सीधे यहाँ पर पुट करो और आपके पास एक्स वाई जेड डायरेक्टली आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड, अब देखो जो क्रैमर्स रूल है ना, इसको थोड़ा रीजन समझते हैं कि आखिर कैसे इन्होंने दे दिया, कैसे इस एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, क्यों यहाँ पर d1 d ये है, क्यों d1 ये है, क्यों d2 ये है, d3 ये है। इसको समझने के लिए फ्रेंड मैं एक 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन का सिस्टम लेता हूँ और उसके ऊपर मैं डिस्कशन करता हूँ कैसे आखिर ये जो एक्सप्रेशन ये आया होगा और कैसे d1 d2 d3 ये लिखा होगा। तो 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन के थ्रू मैं आपको पूरा समझाने वाला हूँ कि आखिर कैसे क्रैमर रूल्स की ओरिजिन हुआ होगा ना, कैसे क्रैमर रूल आया होगा, है ना, कैसे मार्केट में कैसे आया होगा क्रैमर रूल। तो इसको समझने के लिए मैं 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन सिस्टम ले रहा हूँ, उसके थ्रू मैं आपको समझाने वाला हूँ कि कैसे ये जो सब चीज मैं लिख रहा हूँ इसका पीछे रीजन क्या है। तो ठीक है, इसको समझते हैं एक बार, है ना। लेट्स अज्यूम मैं 2 वेरिएबल एक इक्वेशन 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन सिस्टम लेता हूँ। तो आपके पास है 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन सिस्टम a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2, है ना। इस c1 को इधर लेके आ जाओ तो क्या हो जाएगा, ये a1x प्लस b1y माइनस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y माइनस c2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से फ्रेंड आप यदि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाओगे, है ना, जब आप 10th क्लास में पढ़ के आए हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाओगे तो इसको x को हाइड करोगे, x अपॉन क्या आ जाएगा, x को हाइड करोगे b1c2 माइनस b1c2, यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस b2c1, है ना। यहाँ पर माइनस वाई आएगा, ठीक है, माइनस वाई दिस इंटू दिस, लेकिन यदि मैं प्लस कर रहा हूं तो दिस इंटू दिस कर दो, है ना। तो माइनस a2c1 प्लस a1c2 इक्वल टू 1 अपॉन क्या लिख सकते हैं फ्रेंड, a1b2 माइनस a2b1। देखो फ्रेंड, यहां से इस चीज को क्या लिख सकता हूं, यूजिंग डिटर्मिनेंट्स का मैं यूज करूं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो c1 c2 b1 b2, इस डिटरमिनेंट को ओपन करोगे तो क्या आएगा, b2c1 माइनस b1c2, यही एक्सप्रेशन आएगा। सिमिलरली y के नीचे जो है इसको क्या लिख सकता हूँ फ्रेंड, a1 a2 c1 c2, इसका प्रोडक्ट करोगे तो क्या आएगा, a1c2 माइनस a2c1, यही नंबर आ जाएगा। सिमिलरली इधर क्या आ जाएगा फ्रेंड, a1 a2 b1 b2, और लेट्स अज्यूम मैं इस नंबर को कह देता हूँ d1, इसको कह देता हूँ d2, y के नीचे आ जाएगा d2 और यहाँ पर आपके 1 अपॉन आ जाएगा d। तो फ्रेंड यहाँ से आपके पास x क्या आ गया, d1 बाई डी, और y क्या आ गया आपके पास d2 बाई डी। यही आपका क्रैमर रूल कहता है कि x क्या होगा d1 बाई डी और d2 बाई डी, y क्या होगा d2 बाई डी। अब देखो जो d1 है वो क्या है, d1 देखो क्या है ना, ये आपका सिस्टम है 2 वेरिएबल। यहाँ पर क्या हुआ, x को रिप्लेस, x के कोफिशिएंट को रिप्लेस कर दिया कांस्टेंट टर्म से और y के कोफिशिएंट एज इट इज आ गए, ये d1 हो गया। जब d2 लिखा है मैंने, y के नीचे वाला नंबर लिखा है वो कैसे आया फ्रेंड, a1 a2 एज इट इज, इसको किससे रिप्लेस किया, y के कोफिशिएंट को किससे रिप्लेस किया, कांस्टेंट टर्म से। तो यही हम 3 वेरिएबल में कर रहे थे, यही काम हमने 3 वेरिएबल के लिए जनरलाइज कर दिया। तो क्रैमर रूल्स का पीछे ये रीजन था फ्रेंड, है ना। आप इसको आगे जाके ये 3 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन के लिए भी कह सकते हो। आपके x क्या हो जाएगा d1 बाई डी, y क्या हो जाएगा d2 बाई डी, z इक्वल टू क्या हो जाएगा d3 बाई डी। सिमिलरली 2 वेरिएबल के लिए क्या हो जाएगा, x क्या हो जाएगा d1 बाई डी, y इक्वल टू क्या हो जाएगा d2 बाई डी। आई होप कि आपको रीजन समझ में आया होगा कि कैसे क्रैमर रूल्स को मार्केट में आया होगा, कैसे फर्स्ट टाइम इसका यूज किसी दिमाग में आएगा क्रैमर मैथमेटिशियन के, कैसे हम चीजों को बता सकते हैं ना, कैसे हम डायरेक्टली एक्स वाई जेड बता सकते हैं। तो ये इसका एक तरीके से प्रूफ हो गया क्रैमर रूल का। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं कि कैसे इसका कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी पे कैसे कमेंट करेंगे और कैसे बता पाएंगे कि हमारे सिस्टम के जो सॉल्यूशंस हैं वो यूनिक है या इनफाइनाइट सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन। तो नेक्स्ट अपन देखते हैं कि नेचर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड अभी तक अपन ने क्रैमर्स लॉ के थ्रू कैसे हम सॉल्यूशन बताने वाले हैं वो हम देख लिया है सिस्टम का, कि x इक्वल टू क्या होगा d1 बाई डी, y इक्वल टू क्या होगा d2 बाई डी और z इक्वल टू क्या होगा d3 बाई डी, वेयर d1 d2 d3 और d क्या है वो भी हम देख चुके हैं। और हम ये भी देख चुके हैं कि क्रैमर रूल कैसे इन्वेंट हुआ होगा। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस नेचर ऑफ सॉल्यूशंस, कि कैसे सॉल्यूशंस होंगे, यूनिक सॉल्यूशंस होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा या नो सॉल्यूशन होगा, या कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी पे क्रैमर रूल के थ्रू कैसे हम कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस थिंग। तो फ्रेंड यहाँ पर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकल के आता है सेम, कि यदि d नॉट इक्वल टू 0 है ना। पहले कंडीशन देखते हैं, केस 1, केस फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं। सपोज करो आपका d नॉट इक्वल टू 0 है ना, d नॉट 0 है ना, जो डिनोमिनेटर में आ रहा है d1 बाई डी, d2 बाई डी, d3 बाई डी, वो नॉट इक्वल टू 0 है। तो फ्रेंड इस केस में क्या होगा, आपको एक एक्स वाई जेड की यूनिक वैल्यू मिलेगी। मतलब आपका सिस्टम कैसा होगा, यूनिक सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा आपको। सिस्टम क्या प्रोवाइड करेगा आपको इस केस के अंदर, यूनिक सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा। ये केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपका सिस्टम कैसा हो जाएगा इस केस के अंदर, और कंसिस्टेंट सिस्टम हो जाएगा। सिस्टम कैसा होगा इस केस के अंदर, कंसिस्टेंट सिस्टम। अच्छा, इस केस में सॉल्यूशन क्या हो जाएंगे, x इक्वल टू जो यूनिक वैल्यू होगी वो क्या होगी d1 बाई डी, y की जो वैल्यू होगी वो होगी d2 बाई डी,
और जेड की जो वैल्यू होगी d3/d। फ्रेंड जैसे 3 वेरिएबल के अंदर बात कर रहा हूँ, जैसे 2 वेरिएबल में जो 2 वेरिएबल होते हैं, जो दो वेरिएबल में इक्वेशंस होती है, वो किसको रिप्रेजेंट करती है? 2 लाइन को रिप्रेजेंट करती है। सिमिलरली जो 3 वेरिएबल के अंदर जो सिस्टम है आपका, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? 3 प्लेन को। एक इक्वेशन एक प्लेन को रिप्रेजेंट करती है 3 वेरिएबल के अंदर, तो 3 इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करेगी? 3 प्लेन को। अब फ्रेंड यूनिक सॉल्यूशन में क्या हो रहा होगा? वो तीनों प्लेन किसी एक पॉइंट पर कट कर रहे होंगे, मतलब दो प्लेन को कट करने से क्या होता है कि एक लाइन मिलती है। इंटरसेक्शन क्या होता है? एक लाइन होता है। जैसे 2 लाइन के कट करने से इंटरसेक्शन एक पॉइंट आता है, सिमिलरली 2 प्लेन जब कट करते हैं तो एक लाइन इंटरसेक्शन आती है। जैसे आपके घर के वॉल देखो, 2 एडजेसेंट वॉल देखोगे आप, तो जो जहां पर इंटरसेक्शन होगा वहां पर एक लाइन मिल रही होगी। तो वो जो लाइन है, जो दोनों का इंटरसेक्शन लाइन है, वो थर्ड प्लेन को किसी एक यूनिक पॉइंट पर कट कर रहा होगा। तो आपको एक यूनिक पॉइंट मिल जा रहा है फ्रेंड यहाँ पर। तो यदि d नॉट इक्वल टू 0, इस केस में क्या होंगे? यूनिक सॉल्यूशन होंगे और सिस्टम कैसा होगा आपका? कंसिस्टेंट सिस्टम होगा। और वो सॉल्यूशन क्या होने वाले ही है? केस 2 है फ्रेंड, केस 2 है यहाँ पर आपका d 0 हो जाए, d इक्वल टू 0 एंड एनी वन ऑफ d1, any one of d1, d2 और d3 is not 0। ठीक है, मतलब आपका क्या हो? d तो 0 आ जाए, लेकिन d1, d2, d3 में से कोई एक नॉन जीरो आ जाए। हो सकता है तीनों नॉन जीरो, हो सकता है 2 नॉन जीरो, लेकिन कोई भी एक यदि नॉन जीरो आ गया तो उस केस में क्या होगा फ्रेंड? नॉन जीरो अपन जीरो आपको कोई सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं करेगा, वो डिफाइन ही नहीं होगा। तो इस केस में क्या होगा? यहाँ पर नो सोल्यूशन। ये कौन सा केस है फ्रेंड? यहाँ पर आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिलने वाला, तो आपका आंसर क्या होगा? नो सोल्यूशन। और सिस्टम कैसा हो जाएगा आपका? इनकंसिस्टेंट। केस थर्ड फ्रेंड, केस थर्ड में क्या होगा? यदि d इक्वल टू 0 आ जाए आपके पास एंड d1 इक्वल टू d2 इक्वल टू d3, तीनों जीरो हो जाए, कोई एक भी नॉन जीरो नहीं है, सब जीरो हो जाए, d भी जीरो हो जाए, d1 भी जीरो हो जाए, d2 भी जीरो हो जाए, d3 भी जीरो हो जाए। तो ये कौन सा केस है फ्रेंड? यहाँ पर सिस्टम कैसा होगा आपका? क्या कितने सॉल्यूशन प्रोवाइड होंगे आपको? इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे। इस केस में क्या होगा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे आपको। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल गए तो सिस्टम कैसा हो गया आपका? कंसिस्टेंट सिस्टम। तो ये सारी कंडीशंस आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, सिस्टम कैसा हो गया आपका? कंसिस्टेंट सिस्टम। ठीक है, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा तो सिस्टम कैसा हो जाएगा? ऑटोमेटिकली कंसिस्टेंट सिस्टम। फ्रेंड यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जब d इक्वल टू 0 हो जाए, d1, d2, d3 भी 0 आ जाए, यहाँ पे आपको एक प्रिकॉशंस रखना पड़ेगा कि ये केस, इस केस के अंदर एक कंडीशन ऐसी बनती है जहां पर नो सॉल्यूशन मिलता है, मतलब d 0 हो जाए, d1, d2, d3 भी 0 हो जाए। उस केस को हमेशा दिमाग में रखना जब तीनों प्लेन पैरेलल हो जाए। जैसे सपोज करो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3। फ्रेंड ये तीनों प्लेन कैसे हैं? पैरेलल है। अब 3 पैरेलल प्लेन है तो कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा तीनों के ऊपर। इस केस के अंदर देखोगे आप d 0 आएगा, d1 0 आएगा, d2 0 आएगा, d3 0 आएगा, सब 0 है। लेकिन सिस्टम के इनफाइनाइट सॉल्यूशन नहीं है, कंसिस्टेंट सिस्टम नहीं है। ये कैसा सिस्टम है आपका? नो सॉल्यूशन है इसके। और सिस्टम कैसा है आपका? इनकंसिस्टेंट है। तो फ्रेंड आपको क्या बात ध्यान रखनी है कि d इक्वल टू 0, d1 0, d2 0, d3 0 होने पे हमेशा सिस्टम के कैसे होते हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है, सिस्टम कंसिस्टेंट होता है, सिवाय एक कंडीशन के कि तीनों प्लेन पैरेलल नहीं होने चाहिए। पैरेलल प्लेन जैसे आपकी पैरेलल लाइन की कंडीशन क्या होती है? a1/a2 इक्वल टू b1/b2। सिमिलरली पैरेलल प्लेन की कंडीशन क्या होती है? a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 होता है इसके अंदर। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होनी चाहिए यदि तीनों प्लेन पैरेलल नहीं है और ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, d इक्वल टू 0, d1, d2, d3 सब 0 हो जा रहे हैं और प्लेन पैरेलल नहीं है, तो आप उस केस के अंदर क्या कहोगे? सिस्टम के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे और सिस्टम कैसा होगा? कंसिस्टेंट। ठीक है, तो इस पूरी इंफॉर्मेशन को आप एक फ्लो चार्ट के थ्रू समझ सकते हो। इस फ्लो चार्ट आपको हमेशा दिमाग के अंदर रखना है क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त। सबसे पहले आप क्या फाइंड आउट करोगे? डी फाइंड आउट करोगे। यदि डी, यहां पर दो बातें हो सकती है, या तो डी आपका नॉट इक्वल टू 0 आ जाए तो श्योर है कि इस केस में क्या होंगे? आपके यूनिक सॉल्यूशन होंगे। और सपोज करो डी इक्वल टू 0 आ गया, इस केस में क्या होगा? फिर दो बातें हो सकती है, या तो आपका d1 एनी वन ऑफ, है ना, एनी वन ऑफ d1, d2 और d3 इज नॉन जीरो। कोई भी एक नॉन जीरो आ गया और d 0 है तो इस केस में क्या होगा? नो सॉल्यूशन। और सिस्टम कैसा हो जाएगा आपका? इनकंसिस्टेंट। ठीक है, और यदि d भी 0 है और d1, d2, d3 भी 0 है ना, सब 0 हो गए, बस सिस्टम पैरेलल नहीं होना चाहिए। सिस्टम के अंदर जो इक्वेशंस लिखी है वो पैरेलल नहीं होनी चाहिए, तो इस केस में क्या होगा आपके पास? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और सिस्टम कैसा होगा आपका? यहाँ पर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट, है ना। सिस्टम कैसा हो जाएगा आपका?
कंसिस्टेंट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पर आपको इस फ्लो चार्ट को एकदम टिप्स में होना चाहिए। सबसे पहले आप डी फाइंड आउट करो, डी नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है तो श्योर है कि सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन होगा, और डी इक्वल टू जीरो आ गया तो फ्रेंड यहाँ पर अब दो बात हो सकती है, तो डी वन डी टू डी थ्री में से कोई एक नॉन जीरो आ जाए या तीनों जीरो आ जाए। तो यदि कोई एक भी नॉन जीरो आ गया तो उस केस में नो सॉल्यूशन होगा, और यदि तीनों जीरो आ गए तो उस केस में क्या होंगे आपके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और सिस्टम कैसा होगा आपका कंसिस्टेंट सिस्टम होगा। बट प्लीज कीप इन माइंड दैट एक बार आप चेक कर लेना इक्वेशंस को वापस से एक बार, क्योंकि इक्वेशंस पैरेलल तो नहीं हो गई थी। जैसे यहाँ पर इस केस के अंदर कोई सॉल्यूशन नहीं है ना, इस केस के अंदर देखो 2 = 1 आ जाएगा, यहाँ 2 यहाँ पुट करोगे तो 2 = 1, कोई बकवास बात है ना, फालतू की बात है, तो ऐसा हो नहीं सकता, नो सॉल्यूशन मिलेगा इस केस के अंदर। ठीक है फ्रेंड, ये कंडीशंस आपको अच्छे से एक बार याद रखनी। नेक्स्ट अपन एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं इसके ऊपर, जो कि अपन ने मैट्रिक्स मेथड से भी सॉल्व किया था। देखते हैं उसको क्रैमर मेथड से हम कैसे सॉल्व करेंगे। नाउ वी हैव डिस्कस व्हाट इज क्रैमर रूल्स, और क्रैमर्स रूल के थ्रू सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन कैसे प्रोवाइड करते हैं, एंड कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी एंड यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन एंड नो सॉल्यूशन पे कैसे कमेंट हम करेंगे। नेचर ऑफ सॉल्यूशन भी हम डिस्कस कर चुके हैं फ्रेंड। ये जो एग्जांपल है अपन ने मैट्रिक्स मेथड से भी सॉल्व किया था, आज इस सेम एग्जांपल को हम क्रैमर मेथड, क्रैमर रूल से भी सॉल्व करके देख रहे हैं। तो फ्रेंड आपके पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है गिवन एक, उसको कह रहा है कि क्रैमर रूल के थ्रू उसको सॉल्व करो। तो फ्रेंड सबसे पहले क्या करना है आपको, डी फाइंड आउट करना है, डी1 फाइंड आउट करना है, डी2 फाइंड आउट करना है, डी3 फाइंड आउट करना है। देन एक्स क्या हो जाएगा आपका d1/d, y हो जाएगा आपका d2/d, z हो जाएगा आपका d3/d। तो सबसे पहले क्या करो आप डी फाइंड आउट करो। तो डी क्या होगा फ्रेंड, यहाँ पर डी कैसे फाइंड आउट किया जाता है, डी के लिए क्या करना होता है आपको, डी क्या होता है, डी डिटरमिनेंट क्या होता है, जो आपका कोफिशिएंट है ना, कोफिशिएंट है, वेरिएबल का कोफिशिएंट है, इससे जो बनने वाला डिटरमिनेंट होगा वो क्या होगा, डी होगा आपका 3 - 2 3 2 1 -1 4 -3 2। यहाँ से कितना आ रहा है फ्रेंड इस डिटरमिनेंट की वैल्यू, इसको एक्सपेंड करोगे तो कितना आ जाएगा ये 3 2 -3 -1, तो -1 इससे मल्टीप्लाई होगा -3 2 2 2 4 4 4 + 4 8 8 2 16 हो जाएगा ये। ठीक है, -6 और -4 -10 10 × 3 -30 आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड, ये -33 + 16 -33 + 16 इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा ये आपके पास -17 आ जाएगा। तो डी कितना आ गया आपके पास -17। सिमिलरली आप डी1 फाइंड आउट करो। डी1 क्या होगा फ्रेंड, आपको जो एक्स के कोफिशिएंट है इसको किससे रिप्लेस करना है, डी1 डी2 डी3 से रिप्लेस करना है। तो यहाँ पर आ जाएगा 8 1 4, बाकी दोनों एज इट इज आ जाएंगे, -2 1 -3 3 -1 2। ये डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आ रही है 2 2 -3 -1 -1 × 8 -8 आ जाएगा। यहाँ से 2 + 4 6 6 2 12 आ जाएगा। ठीक है, +3 -3 -4, तो -7 -7 × 3 -21 आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा -28 और -8 -29 -29 + 12, तो ये कितना आ जाएगा 9 और 8 है ना। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा -29 8 आएगा यहाँ से और 9, तो कितना आ जाएगा ये 17 हो जाएगा ना, माइनस का 17 आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली D2 फाइंड आउट करोगे तो क्या होगा फ्रेंड, D2 के लिए क्या करना है आपको D2 के लिए क्या करना है आपको, जो y के कोफिशिएंट है इसको रिप्लेस करना है एब्सोल्यूट टर्म से। d x के कोफिशिएंट और z के कोफिशिएंट एज इट इज आएंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 2 4 8 1 4 3 -1 2। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा ये 2 + 4 6 6 3 18 2 2 4 4 4 + 8 8 × -8 -64 8 -4 4 4 3 12 18 और 12 30 30 -64 है ना, तो ये आ जाएगा -34 आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली D3 क्या हो जाएगा फ्रेंड, D3 के अंदर क्या करना होगा आपको, x के कोफिशिएंट एज इट इज 3 2 4, y के कोफिशिएंट भी एज इट इज -2 1 -3, जो z के कोफिशिएंट है उसकी जगह आपको एब्सोल्यूट टर्म से रिप्लेस करना है। ये क्या आ जाएगा यहाँ पर 8 1 4, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, सॉल्व करो 4 + 3 7 7 3 21 8 -4 4 4 2 8 -6 -4 -10 -10 × 8 -80। इसको सॉल्व करोगे तो ये 29 -80 -51 आ जाएगा ना, -51 आ जाएगा। वंस यू फाइंड आउट D D1 D2 D3, देन व्हाट इज वैल्यू ऑफ x यूजिंग क्रैमर रूल यू कैन राइट x = D1/D। D1/D कितना होगा फ्रेंड, D1 कितना है -17 और यहाँ पर D कितना है वो भी -17 है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई डायरेक्टली 1। y कितना होगा आपके पास D2/D -34/D -17,
यहाँ से ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। सिमिलरली जेड कितना हो जाएगा फ्रेंड -51/-17 तो 3 हो जाएगा। हेंस x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2, z इक्वल टू 3, ये आपका आंसर है। तो क्रैमर रूल से क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं ना, ये मैंने आपको समझाने के लिए है तो एक एक स्टेप लिख के किया है। जब आप ऑब्जेक्टिव अप्रोच करो तो इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप सॉल्व करो, सीधा D1 D2 फाइंड आउट करो, सीधा x y z फाइंड आउट करो, है ना, ठीक है। तो ये थोड़ा इजी है, थोड़ा शॉर्टकट है यूजिंग रेदर देन मैट्रिक्स मेथड, है ना। मैट्रिक्स मेथड के कंपेरिजन में ये फटाफट होगा और कॉम्पिटिशन एग्जाम में हम इसी अप्रोच का यूज करेंगे, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट अपन अब देख लेते हैं कि क्रैमर रूल पे एग्जांपल तो हमने देख लिया है, इसके अंदर और कौन कौन से सिस्टम हम हो सकते हैं ना। सिस्टम भी दो तरीके के हो सकते हैं, होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस, उनको एक बार डिस्कस करते हैं, ठीक है फ्रेंड। नाउ वी हैव डिस्कस व्हाट इज क्रैमर रूल एंड क्रैमर रूल के थ्रू सिस्टम का सॉल्यूशन कैसे बताएंगे एंड सिस्टम्स के यूनिक सॉल्यूशन पे कैसे कमेंट करेंगे और कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी, इनफाइनाइट सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन पे कैसे हम कमेंट करेंगे, ये हम देख चुके हैं। उसके बाद हम एक एग्जांपल देख चुके हैं फ्रेंड। नेक्स्ट है हमारे पास होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस सिस्टम। फ्रेंड हमने जो अभी तक सिस्टम देखा है वो सिस्टम किस टाइप का देखा है हमारा, वो इस टाइप का देखा है a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। फ्रेंड इस सिस्टम के अंदर हमारे पास यहाँ पर जो राइट हैंड साइड में है जो d1 d2 d3 है वो कुछ वैल्यूज देता था, जैसे कोई कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है उसकी, जैसे 1 2 3 या कोई 2 जीरो हो सकता है, कोई 1 जीरो हो सकता है, लेकिन तीनों जीरो अभी तक नहीं हो रहे हैं। फ्रेंड रीजन d1 d2 d3 तीनों जीरो हो गए तो आपका जो नया सिस्टम होगा उसमें क्या होगा, जो वेरिएबल्स की जो पावर होगी वो 1 1 1, मतलब हर टर्म्स के अंदर पावर कितनी है 1 1 1, यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं है, जीरो है। जब ये तीनों टर्म जीरो हो गई तो तीनों जो टर्म्स आ रही है सिस्टम के अंदर, जो जितनी भी टर्म्स आ रही है सबकी पावर 1 हो गई, मतलब सबकी पावर सेम हो गई, तो वो जो सिस्टम होगा वो होमोजीनियस सिस्टम होगा। बट यदि d1 d2 d3 में से कोई भी एक नॉन जीरो आ गया तो वो सिस्टम कैसा होगा, नॉन होमोजीनियस। तो अभी तक जो अपन ने सिस्टम्स देखे हैं, जो भी अभी तक सिस्टम देखते आ रहे हैं वो सारे कैसे नॉन होमोजीनियस, मतलब ये सिस्टम कैसा है फ्रेंड, नॉन होमोजीनियस, यदि d1 d2 d3 जीरो नहीं है। लेकिन जिस दिन इफ d1 इक्वल टू d2 इक्वल टू d3 इक्वल टू 0, मतलब यदि आप इसको ax इक्वल टू b फॉर्म में लिखते हो, दिस दैट इज यहाँ पर क्या हो गया, b क्या हो गया, जीरो मैट्रिक्स हो गया। b यदि b क्या होता था, d1 d2 d3 से मैट्रिक्स बनता था, यदि b जीरो मैट्रिक्स हो गया तो आपका जो नया सिस्टम होगा वो किस फॉर्म का आ जाएगा, ax इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स होगा। तो b यदि जीरो मैट्रिक्स हो गया तो अब जो सिस्टम मिला है फ्रेंड आपको वो कैसा सिस्टम है, होमोजीनियस सिस्टम है। तो होमोजीनियस सिस्टम किसकी, होमोजीनियस सिस्टम जो होते हैं उनकी शक्लें कैसी होती है फ्रेंड, उनकी शक्लें कैसी होती है, a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू 0, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू 0। मतलब इसमें जो एब्सोल्यूट टर्म है, जो कांस्टेंट वाली टर्म्स है वो क्या होगी, जीरो होगी। अब जो हर टर्म है उसकी पावर कितनी है, 1 1 1, तो सभी टर्म्स की पावर सेम हो गई। जब सब टर्म की पावर सेम हो जाती है किसी इक्वेशन में तो वो कैसी इक्वेशन होती है, होमोजीनियस इक्वेशन होती है। तो ये सिस्टम है फ्रेंड, ये सिस्टम कैसा है हमारे पास, होमोजीनियस सिस्टम है, और ये वाला सिस्टम कैसा है, नॉन होमोजीनियस सिस्टम। तो अभी तक जो हमने बातें करी है, मैट्रिक्स मेथड पढ़ा है या हमने क्रैमर रूल पढ़ा है, वो हमने किसके लिए देखा था, नॉन होमोजीनियस के लिए देखा है। अब यदि आपके पास d1 d2 d3 0 आ गया तो सिस्टम कैसा होगा, होमोजीनियस हो जाएगा। अब फ्रेंड यहाँ पर ये सिस्टम आपको होमोजीनियस हो गया तो इस केस में नेचर ऑफ सॉल्यूशन कैसे होंगे, तो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है नेचर ऑफ सॉल्यूशन फॉर होमोजीनियस सिस्टम। देखो डिफरेंस कुछ नहीं आएगा ज्यादा, लेकिन कहां पर चेंजेस आएंगे वो अब बताता हूं मैं आपको, है ना। ये इसका एक स्पेशल केस है, नॉन होमोजीनियस के अंदर एक स्पेशल केस बन रहा है होमोजीनियस। तो देखो कहां डिफरेंस आएगा ना, होमोजीनियस, नेचर ऑफ सॉल्यूशन फॉर होमोजीनियस सिस्टम। मतलब अब आपका सिस्टम कैसा है फ्रेंड, a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू 0 एंड a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू 0। तो फ्रेंड अब देखो यहाँ पर एक सॉल्यूशन तो इसका हमेशा होगा 0 0 0। देखो मतलब एकदम दिख रहा है आपको, यहाँ पर देखते से पता चल रहा है कि 0 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब ये जो सिस्टम होते हैं, होमोजेनियस सिस्टम होते हैं, कभी भी ये ऑलवेज कैसे होंगे, कंसिस्टेंट होंगे, कभी भी इनकंसिस्टेंट सिस्टम नहीं होते। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ से एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या निकल के आ रहा है, होमोजेनियस सिस्टम है, मतलब आपके पास d1 d2 d3 0, तो देखो 0 0 0 इसका एक सॉल्यूशन तो है ही, और यदि एक सॉल्यूशन आ रहा है मतलब ये सिस्टम कभी भी इनकंसिस्टेंट तो होने वाले नहीं है। ठीक है, ये सिस्टम कभी भी इनकंसिस्टेंट तो होने वाले नहीं है। अब यहाँ पर देखो फ्रेंड, क्रैमर रूल्स के अकॉर्डिंग बातें कर रहा हूं मैं, तो क्रैमर रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप d1 d2 d3 फाइंड आउट करोगे तो d1 क्या आता था, d1 के लिए इसकी जगह एब्सोल्यूट टर्म आती थी 0 0 0, तो d1 0 हो गया। अब इस केस में श्योर है कि d1 तो 0 होगा होमोजेनियस के लिए।
D2 भी 0 होगा एंड D3 भी 0 होगा, ठीक है, ये तीन तो 0 होंगे। अब यहाँ पर D के ऊपर केसेस लगेंगे। D के ऊपर दो बात हो सकती है यहाँ पर, या तो हो सकता है कि D आपका नॉट इक्वल टू 0 हो जाए, या हो सकता है आपका D इक्वल टू 0 हो जाए। अब सपोज करो D नॉट इक्वल टू 0 हुआ, D नॉट इक्वल टू 0 हो तो x y z क्या आ जाएंगे इस केस के अंदर, 0 0 आ जाएंगे। एक सॉल्यूशन मिलेगा x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0, मतलब ओरिजिन सॉल्यूशन मिलेगा इस केस के अंदर। अब सॉल्यूशन मिल गया तो सिस्टम कैसा हो गया आपका, अच्छा यूनिक सॉल्यूशन है, ये एक ही मिलेगा इस केस के अंदर, यूनिक सॉल्यूशन भी है। सिस्टम कैसा हो गया आपका, कंसिस्टेंट सिस्टम हो गया। तो मुद्दे की बात जो ध्यान रखनी है ना, यदि D नॉट इक्वल टू 0 तो आपको एक सॉल्यूशन मिलेगा, वो क्या होगा, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0। कहां से मिला, x क्या होता है d1 बाई डी, तो ये d1 d2 जिसमें 0 है और D नॉट इक्वल टू 0 तो 0 अपॉन नॉट इक्वल टू 0 0 आएगा, ठीक है। तो x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0 एक सॉल्यूशन मिल जाएगा। फ्रेंड इस सॉल्यूशन का एक नाम है, इसको क्या कहते हैं, ट्रिवियल सॉल्यूशन। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल। इस सॉल्यूशन को क्या कहते हैं हम, ट्रिवियल सॉल्यूशन, है ना। ये जो 0 0 मिला है ना, इसको क्या कहते हैं हम, ट्रिवियल सॉल्यूशन। ट्रिवियल से मेरा मीन है मतलब जो बहुत इजीली मिल जाए, है ना, जिसमें कोई बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी हो आपको। देखो जैसे दिख ही रहा है, इक्वेशन देखते दिख रहा है कि 0 0 0 से सेटिस्फाई कर रहा है। देखो x के 0 पुट करो, y की जगह 0, z की जगह 0 इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसमें पुट करो 0 इक्वल टू 0, मतलब 0 इक्वल टू 0 सेटिस्फाई कर रहा है इसको। तो इस टाइप के सॉल्यूशन को कहते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन या जीरो सॉल्यूशन, है ना। जीरो सॉल्यूशन या इसका एक नाम हो रहा है ट्रिवियल सॉल्यूशन। ट्रिवियल मतलब जो बहुत इजीली मिल जाए, आपको बहुत ज्यादा इसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़े, है ना। दिख गया, फटाफट दिख गया आपको कि 0 0 0 इसका एक सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट है आपका D इक्वल टू 0। D इक्वल टू 0 फ्रेंड क्या होगा, यहाँ पर आपके पास क्या होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। देखो सॉल्यूशन तो मिलेंगे हमेशा आपको, इस केस के अंदर कभी भी सिस्टम इनकंसिस्टेंट नहीं होता, सॉल्यूशन तो आएंगे, बट इस केस में क्या होगा आपका, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, है ना। उनमें से एक होगा 0 0 0, बट बाकी सारे क्या होंगे, नॉन जीरो होंगे, है ना। एक 0 0 0 तो हमेशा होगा ही होगा इस सॉल्यूशन में से, 0 0 0 तो हमेशा सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो बाकी सॉल्यूशन क्या होंगे, नॉन जीरो, है ना। यहाँ पर क्या होगा, एक तो होगा x इक्वल टू 0 1 सॉल्यूशन, है ना। यहाँ पर क्या होगा, 1 सॉल्यूशन तो होगा x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0 एंड नॉन जीरो सॉल्यूशन, है ना। कुछ नॉन जीरो सॉल्यूशंस भी होंगे क्योंकि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। इन नॉन जीरो सॉल्यूशन का एक नाम है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, है ना। ट्रिवियल ही हो गया तो ये क्या हो गया, नॉन ट्रिवियल। नॉन ट्रिवियल से मेरा मीन है नॉन जीरो सॉल्यूशन, है ना। इसको एक नाम और है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है फ्रेंड, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए आपकी कंडीशन फाइंड आउट करवाएगा। तो नॉन ट्रिवियल कंडीशंस क्या होती है, डी की वैल्यू क्या होती है 0, और d1 d2 d3 तो ऑलरेडी 0 है, और d 0 हो गया तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे। इनफाइनाइट सॉल्यूशन यदि आपके पास मिल रहे हैं तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन के अंदर एक तो 0 0 होगा, जो बाकी सॉल्यूशंस होंगे वो कैसे होंगे वहां पर, नॉन ट्रिवियल या नॉन जीरो सॉल्यूशन। तो इसकी कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड जब भी आपके पास होमोजेनियस सिस्टम आ रहा है तो होमोजेनियस सिस्टम में आपको क्या करना है, वहां पे दो बातें हो सकती है, तो यूनिक सॉल्यूशन हो सकता है या इनफाइनाइट सॉल्यूशन देने वाला सिस्टम हो सकता है। तो यूनिक सॉल्यूशन कब मिलेगा, जब आपका डी नॉट इक्वल टू 0 होगा। मतलब ट्रिवियल सॉल्यूशन कब मिलेगा, जब आपका डी नॉट इक्वल टू 0 होगा। बट जिस दिन आपका डी 0 हो गया, जिस दिन आपका डी 0 हो गया तो आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे, और जो इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे उसमें एक जीरो सॉल्यूशन होगा और बाकी क्या होंगे, सारे के सारे नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होंगे या नॉन जीरो सॉल्यूशन होंगे। तो इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या निकल के आ रही है, नॉन ट्रिवियल के लिए डी की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ठीक है फ्रेंड, now we have cleared what is homogeneous system and what is non-homogeneous system. Next we are going to discuss one question, for what values of p and q the system of equation। अब फ्रेंड यहाँ पर देखो सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैसा है हमारे पास, नॉन होमोजेनियस है, हैज नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इसके लिए क्रैमर रूल का यूज करते हैं। तो क्रैमर रूल्स का यूज करने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए, डी चाहिए। डी के बाद ही आप कमेंट कर पाएंगे, क्योंकि डी 0 होगा या नहीं 0 होगा उस पर सब चीज डिपेंड करेगी। सबसे पहले क्या करो फ्रेंड, आप डी फाइंड आउट करो। इसका डी क्या होगा, यहाँ पर देखो डी की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर। अच्छा कुछ बुक में इसको डेल्टा से भी बताते हैं, डेल्टा, और जो d1 d2 d3 इसको डेल्टा x डेल्टा y डेल्टा z से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, तो यह d से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो d क्या होगा देखो यहाँ पर 2p 6x x नहीं, x का कोएफिशिएंट आएगा 1, यहाँ पर क्या आएगा फ्रेंड 1 आ जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा 1 आएगा, 1 2 Q 1 1 3। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 6 माइनस क्यू माइनस पी 3 माइनस क्यू 6 1 माइनस 2 विच इज -1, है ना। तो यहां से क्या आ जाएगा देखो 6 2 12 12 12 माइनस 6 6 आ जाएगा, -2q -3p प्लस pq। ठीक है, यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, यहाँ से क्या आ रहा है कॉमन, 2 कॉमन आ रहा है, ये कितना आ जाएगा 3 - q,
यहाँ से माइनस पी कॉमन आएगा तो कितना आ जाएगा 3 माइनस क्यू। ठीक है, तो डी की वैल्यू क्या आ रही है फ्रेंड आपके पास फाइनली सॉल्व करने के बाद? इसको डी कितना आ रहा है आपके पास 3 माइनस क्यू एंड 2 माइनस पी। ठीक है, तो फ्रेंड देखो यहाँ पर आपका सिस्टम यदि यूनिक सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा ना, फॉर यूनिक सॉल्यूशन आपका डी कैसा होना चाहिए? फॉर यूनिक सॉल्यूशन डी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये हम देख चुके हैं। फॉर यूनिक सॉल्यूशन डी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो डी नॉट इक्वल टू 0 के लिए फ्रेंड यहाँ पर क्यू क्या नहीं हो सकता? 3 नहीं हो सकता फॉर यूनिक सॉल्यूशन। दिस इंप्लाइज क्यू नॉट इक्वल टू 3 एंड पी नॉट इक्वल टू 2। तो फॉर यूनिक सॉल्यूशन क्या आ जाएगा? पी कुछ भी हो सकता है एक्सेप्ट 2 और क्यू कुछ भी हो सकता है एक्सेप्ट 3। तो ये दो कंडीशन लगेगी यूनिक सॉल्यूशन के लिए। ये फर्स्ट का आंसर हो गया है ना। सेकंड नो सॉल्यूशन है ना, सॉरी ये सेकंड है, सेकंड का आंसर हो गया यूनिक सॉल्यूशन के लिए। अब मैं फर्स्ट का आंसर देख रहा हूँ नो सॉल्यूशन है ना। नो सॉल्यूशन के लिए क्या होगा मेरे पास फ्रेंड यहाँ पर कंडीशन क्या आएगी नो सॉल्यूशन के लिए? इसको फर्स्ट कर लेना है ना, फर्स्ट का सॉल्यूशन देख रहा हूँ नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो नो सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन होगी? डी 0 हो, पहली बात तो डी तो 0 होना चाहिए। इसका मतलब हो गया कि p इक्वल टू 2 हो और q इक्वल टू 3, इनमें से कोई एक चीज सेटिस्फाई हो। एंड दूसरी कंडीशन क्या होगी मेरे पास कि d1 d2 d3 में से कोई एक क्या हो नॉन जीरो हो, है ना। p इक्वल टू 2 और q इक्वल टू 3 दोनों चलेगा और d1 d2 d3 में से कोई एक क्या हो नॉन जीरो। अब यहाँ पर d1 क्या आएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ, इसको हाइड करोगे तो 8 5 4 p 2 y p 2 1 6 q 3। इसको सॉल्व करो फ्रेंड, इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? क्या आएगा आपके पास? 8 6 माइनस q माइनस p 15 माइनस 4q 6 5 माइनस 8 माइनस 3। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो फ्रेंड क्या आ जाएगा आपके पास? 2 माइनस पी 15 माइनस 4q। सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास क्या फॉर्म आ जाएगा? ये वाला फॉर्म आ जाएगा। सिमिलरली d2 आप निकालो, d2 क्या होगा आपके? 2 1 1 8 5 4 6 q 3। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। सिमिलरली d3 फाइंड आउट करो, वो कितना आएगा आपके पास? p माइनस 2 आ जाएगा। ठीक है, अब फ्रेंड देखो नो सॉल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए आपका? d तो 0 होना चाहिए बट d1 d2 d3 में से कोई एक नॉन जीरो होना चाहिए। सपोज करो आपने p इक्वल टू 2 लिया तो p इक्वल टू 2 पर क्या होगा? d1 0 हो जाएगा, d2 ऑलवेज 0, वो डिपेंड नहीं कर रहा प्योर के ऊपर, और d3 भी 0 हो जाएगा। तो p इक्वल टू 2 के लिए d1 भी 0 हो गया, d2 भी 0 हो गया, d3 भी 0 हो गया और d तो 0 है ही। तो मतलब p इक्वल टू 2 के लिए तो फ्रेंड नो सॉल्यूशन नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाले केस में चला गया, क्योंकि p इक्वल 2 के लिए प्लेन पैरेलल तो है नहीं यहाँ पर। अब q इक्वल टू 3 की बात करें तो q इक्वल टू 3 पर d तो 0 है बट d1 देखो, d1 नॉट 0 है और d3 भी क्या है? नॉट 0। कोई एक नॉन 0 चाहिए था हमें। देखो d3 क्या है यहाँ पर? 4 3 से 12 नॉन 0 आ जाएगा q इक्वल टू 3 के लिए। तो यहाँ से q पर क्या कंडीशन आ गई फ्रेंड? q इक्वल टू 3 होना चाहिए और p जो है वो नॉट इक्वल टू 2 होना चाहिए। इस केस के अंदर क्या होंगे? नो सॉल्यूशन होंगे। क्यों? क्योंकि q इक्वल टू 3 लिया आपने तो d तो 0 होना ही था, d को 0 तो करना ही है, तो कंडीशन नो सॉल्यूशन की। लेकिन d1 d2 d3 में से कोई एक नॉन 0 होना चाहिए, तो आप यदि q इक्वल टू 3 लोगे तो वो कंडीशन भी इसके अंदर सेटिस्फाई हो रही है। बट साइमल्टेनियसली p क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल टू होना चाहिए, क्योंकि p 2 हो गया थी, p 2 हो गया तो फिर d1 d2 d3 0 हो जाएंगे। उस केस में आपके पास नो सॉल्यूशन नहीं मिल पाएगा। थर्ड है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलने के लिए फ्रेंड d1 d2 d3 तीनों 0 होने चाहिए और d भी 0 होना चाहिए। तो इस केस के अंदर थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? p इक्वल टू 2 ये लेना पड़ेगा, क्योंकि इससे d1 d2 d3 भी 0 है, d भी 0 है और q क्या हो जाएगा? q कोई सा भी नंबर ले सकते हो, q बिलोंग्स टू रियल नंबर। क्यों? क्योंकि q पर डिपेंड ही नहीं करेगा। p2 लेते ही आपका d1 d2 d3 0 हो जाएगा और d भी 0 हो जाएगा, और ये कंडीशन सेटिस्फाई करते ही सिस्टम में क्या होंगे? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो जाएंगे और q कोई सा भी रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, हमें एक सिस्टम दिया हुआ है, हमें लैम्डा बताना है फॉर विच द इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन, सिस्टम इज कंसिस्टेंट, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इक्वेशन हैविंग यूनिक सॉल्यूशन। तो फ्रेंड हमारे पास यहाँ पर सिस्टम है, ये देखो कैसा सिस्टम है? होमोजीनियस सिस्टम है, और हमें बताना है कि इस होमोजीनियस सिस्टम का नो सॉल्यूशन कब होगा? जब उसके कॉरस्पॉन्डिंग लैम्डा की वैल्यू क्या है। और फ्रेंड यहाँ पर हमारा सिस्टम जो है होमोजीनियस सिस्टम है, तो एक बार इसको गौर से देखो, इसको 0 0 0 तो हमेशा सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका एक सोल्यूशन 0 0 तो हमेशा ऑलवेज है। तो नो सॉल्यूशन के लिए कभी लैम्डा की कोई सी भी ले लो आप, 0 0 इसको हमेशा सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब 0 0 तो एक सॉल्यूशन है ही इसका। तो यहां पर क्या हो जाएगा? लैम्डा की कोई वैल्यू नहीं होगी, है ना। नो पॉसिबल वैल्यू ऑफ लैम्डा, नो पॉसिबल वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द सिस्टम इज
द सिस्टम हैव नो सॉल्यूशन, क्योंकि हमेशा लैम्डा की कोई सी वैल्यू लो आपको 0 0 0 तो इसका एक सॉल्यूशन है ही। तो फ्रेंड यहाँ पर क्या होगा, नो पॉसिबल वैल्यू ऑफ लैम्डा हो जाएगा फर्स्ट का आंसर। सेकंड, सिस्टम इज कंसिस्टेंट। अब फ्रेंड सिस्टम कंसिस्टेंट कब होगा, जब उसका एक भी सॉल्यूशन मिल जाए। एक भी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा तो सिस्टम कंसिस्टेंट है। तो वो लैम्डा पे डिपेंड करेगा कि यहाँ पर सिस्टम कंसिस्टेंट होना, नहीं, क्योंकि 0 0 0 तो हमेशा इसका एक सॉल्यूशन है। जब 0 0 0 हमेशा इसका एक सॉल्यूशन है तो सिस्टम ऑलवेज कंसिस्टेंट है, वो लैम्डा बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए कंसिस्टेंट है। तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, लैम्डा बिलोंग्स टू रियल नंबर। सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ लैम्डा द सिस्टम इज कंसिस्टेंट, बिकॉज 0 0 0 तो हमेशा इसको सेटिस्फाई कर ही रहा है फ्रेंड। नेक्स्ट, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब फ्रेंड इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होते हैं, होमोजेनियस। मैंने कहा था आपको सबसे पहले यहाँ पर d1 d2 d3 0 है। देखो आप d1 फाइंड आउट करोगे, इसको रिप्लेस करोगे 0 0 0 से d1 0 d2 0 d3 0। अब सिस्टम के इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होंगे, यदि d नॉट इक्वल टू 0 हुआ तो यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा 0 0 0। तो d को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए आपको d क्या करना है, 0 करना है। तो d को 0 करो पहले इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए। d क्या होगा यहाँ पर, 0 हो जाएगा। तो d क्या है यहाँ पर, माइनस लैम्डा 1 माइनस 1 साइन एल्फा कॉस एल्फा साइन एल्फा कॉस एल्फा साइन एल्फा माइनस कॉस एल्फा इक्वल टू 0। इसको आगे सॉल्व करेंगे फ्रेंड, एक्सपेंड कर दो इसको रो वन के अलोंग, तो क्या आ जाएगा यहाँ से, माइनस लैम्डा माइनस कॉस स्क्वायर एल्फा माइनस साइन स्क्वायर एल्फा, है ना। तो -1 आ जाएगा यहाँ से। अच्छा, माइनस ऑफ साइन एल्फा, इसका प्रोडक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा प्लस माइनस एक बाहर तो प्लस साइन एल्फा हो जाएगा यहाँ से। अच्छा, कॉस एल्फा इंटू क्या आ जाएगा, कॉस एल्फा साइन एल्फा प्लस कॉस एल्फा इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आ जाएगा फ्रेंड आपके पास, प्लस लैम्डा। अच्छा, यहाँ से आ जाएगा माइनस साइन एल्फा माइनस कॉस एल्फा, मल्टीप्लाई होगा साइन एल्फा कॉस एल्फा, एक यहाँ से साइन एल्फा कॉस एल्फा, 2 साइन एल्फा कॉस एल्फा प्लस साइन 2 एल्फा हो जाएगा वो। अच्छा, यहाँ से आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर एल्फा और प्लस कॉस स्क्वायर एल्फा, कॉस स्क्वायर एल्फा माइनस साइन स्क्वायर एल्फा नथिंग बट कॉस 2 एल्फा इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आ जाएगा फ्रेंड आपके पास, लैम्डा इक्वल टू माइनस साइन 2 एल्फा माइनस कॉस 2 एल्फा। तो यहाँ से लैम्डा का बिलोंग करेगा माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए साइन एल्फा प्लस बी कॉस एल्फा की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू। तो यहाँ से लैम्डा का बिलोंग कर जाएगा आपके पास -1 का स्क्वायर माइनस √2 से √2। तो फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन आपका लैम्डा का बिलोंग करना चाहिए फ्रेंड -√2 से √2, क्योंकि डी क्या होगा इस केस में 0। फोर्थ पार्ट, इक्वेशन हैविंग यूनिक सॉल्यूशन। अब फ्रेंड यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, जब डी नॉट इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि डी नॉट इक्वल टू 0 में आपके पास यूनिक सॉल्यूशन होगा 0 0 0। तो फ्रेंड यहाँ पर आपको एक कंडीशन लगाना है फोर्थ के लिए, डी क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। अब इसके लिए डी 0 हो रहा है तो इसके जो अलावा वैल्यू लैम्डा की उसके लिए डी नॉट इक्वल टू 0 हो रहा होगा। तो यहाँ से डायरेक्ट आंसर क्या लिख दोगे आप, लैम्डा बिलोंग्स टू -∞ से -√2 यूनियन √2 से इंफिनिटी। ये आंसर हो जाएगा फॉर इक्वेशन हैविंग यूनिक सॉल्यूशन। ओके, थैंक यू क्लास।